गुड आफ्टरनून फ्रेंड, दस्तक कोचिंग वाराणसी में आपका स्वागत है। आज एक नए वीडियो में हम जो है, जैसा कि आप जान रहे हैं कि लगातार हम जो है सीटेट के प्रीवियस ईयर पेपर को हल करा रहे हैं। उसी कड़ी में एक नया वीडियो है और इसमें हम ईवीएस के प्रश्नों को देखेंगे कि कैसे जो है प्रश्न पत्र जो है पूछे गए थे। ऑनलाइन एग्ज़ाम जो है 2021 में जो हुआ था आपका कंप्यूटर बेस्ड सीबीटी। तो चलिए देर न करते हुए हम जो है वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले आपने अगर और भी वीडियो नहीं देखा है जो कि मैथ से रिलेटेड है, आपका जो है सीडीपी से रिलेटेड है और आपका हिंदी शिक्षण से रिलेटेड है, तो उनको भी जाकर आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे। इससे हमारा रिवीजन भी हो जाएगा और हमको ये भी पता चल जाएगा कि इस टाइप के क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। क्वेश्चन हमारा देखिए 67 से शुरू है कि पृथ्वी ग्लोब जैसी गोल है। ठीक है, सही बात है। नीचे दिए गए किस देश के व्यक्ति जो है पृथ्वी पर हमारे सापेक्ष उल्टे खड़े हैं। सापेक्ष मतलब आमने सामने है और वो क्या है, उल्टे खड़े हैं। तो खास करके ज्योग्राफी से है, आपकी समझ को जो है इसमें प्रदर्शित करने के लिए क्वेश्चन पूछा गया था। क्योंकि आपको मालूम है कि जो सीटेट है वो टेट से काफ़ी अलग होता है और सारे अप्रोच आपके जो है माइंड सेटअप के ऊपर जो है एक रीजनिंग की तरह ये होते हैं क्वेश्चन। तो देखिए इसमें ऑस्ट्रेलिया ऑप्शन में है, इंडोनेशिया है, अर्जेंटीना है, युगांडा है। तो आपको बताना है कि इसमें से क्या होगा। तो इसमें जो राइट आंसर हमारा बनेगा वो होगा अर्जेंटीना। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया देखेंगे तो भारत के जस्ट नीचे दाहिने तरफ है, इंडोनेशिया भी है, युगांडा भी है। तो ये जो है हमारे सापेक्ष उल्टा जो है अर्जेंटीना पड़ेगा। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। अब देखिए इसमें अर्जेंटीना पूछा है, हो सकता है कि नेक्स्ट एग्जाम में या फिर किसी भी पेपर में, किसी भी शिफ्ट में आपका कुछ दूसरा देश पूछ लेगा। ठीक है, तो उससे रिलेटेड आप क्वेश्चन देख लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा देखिए क्वेश्चन है 62 जो है कि पोचमपल्ली एक शहर है, एक शहर का नाम है जहां अधिकांश परिवार जो है क्या करते हैं, बुनाई का काम करते हैं। और एक विशेष प्रकार का वस्त्र जिसे वह बुनते हैं पोचमपल्ली कहलाता है। अर्थात इस क्वेश्चन का मतलब यही है कि एक शहर है और उस शहर के नाम पर ही जो एक वस्त्र है जिसका नाम पोचमपल्ली है, ये क्या है, एक प्रकार की साड़ियों पर कढ़ाई का काम होता है। ठीक है, चमकदार सुंदर जो है रंगों का। तो ये पूछ रहा है आपसे कि ये किस राज्य में होता है। ये क्या ये केरल में होता है या फिर कर्नाटक का है, तमिलनाडु का है या फिर तेलंगाना का है। तो जो हमारा राइट आंसर होगा वो हो जाएगा तेलंगाना। क्या हो जाएगा, तेलंगाना। तेलंगाना में ही जो है पोचमपल्ली जो है शहर है जहाँ पे ये सुंदर कढ़ाई का काम क्या होता है। और आप देखेंगे तो इस शहर में जो बुने हुए जो प्रोडक्ट होते हैं, विशेष रूप से जो बुनी हुई इकत साड़ियां हैं, जो साड़ियों को हम लोग बुनते हैं उनको जो कहा जाता है इकत साड़ियां कहा जाता है। जो साड़ी पे ये कढ़ाई का काम होता है इसका एक नाम और है इकत। ठीक है, इसको जो है इस नाम से भी जानते हैं हम। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 63 नंबर की क्या पूछ रहा है आपसे। देखिए जो 63 नंबर क्वेश्चन है वो पूछ रहा है कि नीचे प्याज की खेती करने की प्रक्रिया के कुछ चरण दिए गए हैं। ठीक है, स्टेप दिए गए हैं और उनको उचित क्रम में ऑर्डर में लगाना है। जैसे देखिए अगर किसी चीज़ की खेती करेंगे तो पहले कौन सा काम करेंगे, तो पहले आप खेतों की क्या करेंगे, गुड़ाई करेंगे। तो पहले नंबर पे क्या हो जाएगा, गुड़ाई हो जाएगा। अब गुड़ाई करने के बाद क्या करेंगे, बीज को बोएंगे भाई। अब जब बीज को बोएंगे तो बीज के बोने के बाद जो बीज के साथ खरपतवार उगते हैं, घास पतवार ये सब जो होते हैं, उनको आप जो है हटाएंगे। और इसके बाद क्या करेंगे कि इसके बाद जब प्याज पक जाएगा तो उसको उखाड़ेंगे और प्याज को उखाड़ने के बाद जो प्याज के ऊपर की जो सूखी पत्तियां वगैरह होती हैं उनको क्या करेंगे, आप हटाएंगे। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि पहले बी है, फिर सी है और फिर ए है, फिर ई डी है। तो इस प्रकार से हमारा राइट आंसर डी हो जाएगा। तो ये अरेंजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि नीचे दिए गए कथनों में से अल-बरूनी जो एक विद्वान था, देखिए इतिहास से क्वेश्चन ये लगभग है, जिन्होंने हमारे देश का भ्रमण हजारों वर्ष पूर्व किया था, उनके बारे में सही कथन को चुनिए। अब देखिए अल-बरूनी के बारे में अगर आप जानते होंगे तो क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। अब देखिए पहला कथन क्या कह रहा है कि वह एक यात्री थे जिन्होंने हमारे देश का भ्रमण किया, जो प्रेक्षण किया उसके बारे में लिखा। देखिए ये कह रहे हैं कि वह एक क्या था, यात्री था। जाहिर सी बात है, सही बात है, ये राजयात्री था। और उसने क्या किया है, जो देखा सुना जो हमारे देश में, उसको वो क्या किया, लिखा। तो ये तो सही बात है। दूसरा, वह अफगानिस्तान से आए थे। अब देखिए जिसको नहीं पता है तो वो क्या करे, उसका जज नहीं कर पाएगा कि वाकई में अफगानिस्तान से कहाँ से आया था। तो ये उज्बेकिस्तान से आया था, न कि अफगानिस्तान से।
तो इस प्रकार से हमारा बी तो गलत हो जाएगा, ये गलत कह रहा है। और क्या देखते हैं ऑप्शन, उन्होंने उन चीज़ों के बारे में लिखा जो उन्हें अपने देश से क्या लगा, अलग लगा, भिन्न लगा। जाहिर सी बात है, जो अलग दिखा वही लिखा उन्होंने। और क्या है, उनकी पुस्तक से हम अपने देश के भूतकाल, सांस्कृतिक विरासत के बारे में बहुत कुछ जानकारी क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। जब ऐतिहासिक स्रोत की बात आएगी तो आप देखेंगे कि उसमें कई प्रकार के जो है जो लेखक वगैरह हैं जो अपनी पुस्तक में लिखे हैं, वर्णन किए हैं, उससे ही हमें पुरानी चीज़ों के बारे में क्या होता है, मालूम चलता है। देखिए ई क्या कह रहा है कि उन्होंने विशेष रूप से हमारे देश के लोगों के तालाब बनाने में कुशलताओं का क्या किया है, उल्लेख किया है। तो ये भी बात सही है। तो इस प्रकार से केवल बी ऑप्शन कट के ए सी डी ई हमारा क्या हो जाएगा, ये तीनों जो है चारों क्या हो जाएंगे, सही जवाब हो जाएंगे। तो इसमें देखिए ऑप्शन अगर आपका सी क्या हो जाएगा, इसमें आपका राइट हो जाएगा। इसको आप क्या करेंगे, टिक कर लेंगे, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा है आपसे। देखिए पूछा है कि किसी पुस्तक में गोलकोंडा के किले के मानचित्र दिया गया है। देखिए किसी पुस्तक में गोलकोंडा के किले का मानचित्र दिया गया है और उसमें लिखा है पैमाने में कि 1 सेंटीमीटर 110 मीटर के क्या है, बराबर है। और मानचित्र पर इब्राहिम बुर्ज और मासा बुर्ज के बीच की दूरी जो मापी गई है वो 13.3 सेंटीमीटर है। तो इन दोनों बुर्जों के बीच वास्तविक दूरी लगभग में कितना है। अब देखिए इसमें क्वेश्चन को खाली घुमाया, उसमें है कुछ नहीं। आपको ये पता है कि 1 सेंटीमीटर में 110 मीटर ये बताया, होता है नहीं होता है उससे मतलब नहीं है, ये आपको बता रहा है कि 1 सेंटीमीटर में 110 मीटर के बराबर है। तो अब जहाँ भी जैसा रहेगा कैलकुलेशन, वहाँ पे 1 सेंटीमीटर की वैल्यू हम 110 मीटर रखेंगे। अब कह रहा है कि इसके और इसके बीच की जो दूरी है मापी गई है वो 13.3 मीटर है, सेंटीमीटर। तो बताइए 1 सेंटीमीटर में 110 मीटर तो 13.3 में, तो कहेंगे सर 13.3 गुणे 110 कर देंगे। देखिए 13.3 110 करेंगे तो 1463 मीटर। लेकिन आपसे आंसर किससे पूछा है, किलोमीटर में। तो आप क्या करेंगे, आप किलोमीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे, 1000 से भाग लगा देंगे। तो दशमलव कितने, 3 स्थान पे लग जाएगा, तो 1.463 जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे लगभग में पूछा है, तो देखिए 1.4 है यहाँ पे, लेकिन इसको नहीं माने क्योंकि इससे अधिक है, तो 1.5 हमारा क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन पूछा है कि सांप, छिपकली, मेढक, घड़ियाल, ये 4 जो है जीवों के नाम दिए गए हैं और इनकी विशेषताओं के अनुरूप इनको सजाना है। अब इसमें कहा क्या है कि इनका 3 कोष्ठकों का हृदय होता है। क्या जितने भी यहाँ पे दिए गए हैं क्या इनका 3 कोष्ठकों का हृदय होता है, आपसे ये पहले पूछा है। फिर क्या कह रहा है कि ये अंडे देते हैं। तो देखिए 3 कोष्ठक का हृदय तो सबका होता है, लेकिन घड़ियाल का नहीं होता। ये तो 4 कोष्ठक है। घड़ियाल और मगरमच्छ जो है एक्सेप्शन में आते हैं, रेप्टाइल वर्ग में। तो ये तो हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये अंडे देते हैं, क्या सांप अंडा देता है, देता है। छिपकली देती है, मेढक भी अंडे देते हैं, जो टैडपोल निकलते हैं उनके बच्चे। तो ये अंडे वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। और देखिए क्या है, ऑप्शन और भी देख लेते हैं। और ऑप्शन दिया, ये जल और स्थल दोनों पर रह सकते हैं। अब बताइए हमको, जितने भी जानवरों के नाम दिए गए थे, क्या छिपकली जो है जल और थल दोनों में रहती है, जल में रहती है, तो कहेंगे नहीं, तो ये भी एक तरह से कट जाएगा। इनके शरीर सल्क से ढके होते हैं, तो ये भी बात क्या है, पूरी तरह से सभी के क्या होते हैं, नहीं होते हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, केवल जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा, केवल ये अंडे देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका कि यदि आप अहमदाबाद गुजरात में स्थित हैं और भारत के मानचित्र पर अहमदाबाद और दिल्ली के बीच कोई सरल रेखा खींचते हैं तो अहमदाबाद से दिल्ली की दिशा क्या होगी। देखिए सारा इसमें मैप पे आधारित है आपके। आप जब मैप में देखेंगे भारत के एक तरह से, तो आप देखेंगे कि जो मैप में दिल्ली तो यहाँ पे है, ठीक है, और जो गुजरात है वो इधर है। तो पूछा है कि अहमदाबाद से दिल्ली की जो दिशा है वो क्या होगी। तो यहाँ पे आप सीधे अगर एक रखेंगे जो है प्लस का निशान, तो देखेंगे कि ये जो दिशा होगी वो उत्तर और क्या होगी, पूर्व होगी। तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि मिजोरम में जब फसल का काम समाप्त हो जाता है
तो लोग एकत्र हो जाते हैं, एकत्रित हो जाते हैं और त्यौहार मनाते हैं जब फसल कट जाती है तब। कहाँ पे? मिजोरम में। और एक साथ में खाना पकाते हैं, खाते हैं, मज़े लेते हैं और गाना गाते हुए नाचते हैं। तो उनके ये विशेष नाच को क्या नाम दिया गया है या क्या कहते हैं मिजोरम में, जो फसल कटाई के बाद जो है नाच गाना होता है? तो उसका नाम है चेराओ। क्या है? चेराओ। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, कह रहा है क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कि पक्षियों की एक प्रजाति है जिसका नर जो पक्षी होता है वह सुंदर सुंदर घोंसले को बनाता है और मादा जो पक्षी होती है उस जो है प्रजाति की, वह उन सभी घोंसले में से किसी एक को पसंद करती है और उसी में वह क्या करती है? अंडे को देती है। तो पक्षियों की इस प्रजाति का क्या नाम है जिसमें ये गुण पाया जाता है? तो वो होता है वीवर पक्षी। कोयल जो है वो जो है आपके कौवे के जो है घोंसले में अंडे देती है। ये सब चीज़ है। आगे है आपका क्वेश्चन कि भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? तो जब उस समय एग्जाम हुआ था तो उस समय 29 और 9 थे, लेकिन हाल ही में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो हमारे राइट आंसर तो इसमें से कुछ नहीं होगा। तो आप याद रख लीजिएगा, 28 जो है आपके क्या हैं? राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन आपसे 68 पूछा है, कोई एक्सप्रेस ट्रेन है जो 144 किलोमीटर की दूरी जो है 2 घंटे में करती है। तो एक बात बताइए, जब 144 किलोमीटर 2 घंटे में जाते हैं 1 घंटे में, तो कहेंगे इसका आधा कितना हो जाएगा? 2 साते 14 और 2 दूनी के 4, माने 72 किलोमीटर प्रति घंटे की क्या है? इसकी स्पीड है इस ट्रेन की। तो पूछ रहा है कि ट्रेन की स्पीड जो है मीटर प्रति सेकंड बताइए। तो देखिए, जब आपको किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड दिया हो और मीटर में चेंज करना हो तो 5/18 से क्या करते हैं हम? उसमें गुणा कर देते हैं। तो देखिए 72 गुणे 5/18 करेंगे तो 18 चौक 72, 5 चौक 20, 20 मीटर प्रति सेकेंड आ जाएगा। इस तरह से हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, आपसे क्वेश्चन पूछा है कि नीचे दिए गए जीव क्रमशः जंतुओं के किस वर्ग के हैं? वर्ग आपसे पूछा है, क्लास पूछा है एनिमल का। इसमें देखिए नाम दिए हैं एनिमल के, छिपकली दिया है, चमगादड़ दिया है, कलचिड़ी दिया है, बिच्छू दिया है। और आपसे जो है इसका क्या पूछा है? क्लास पूछा है। तो देखिए, जो छिपकली होती है वह सरीसृप वर्ग से आती है। तो सरीसृप तो पहला यहाँ तो मैच कर रहा है। चमगादड़ जो है वह स्तनधारी है, तो यहाँ तो मैच नहीं खाया क्योंकि पक्षी दिया था दूसरे नंबर पे। जो कलचिड़ी है वो क्या है? एक पक्षी है। और बिच्छू क्या है? एक कीट है। तो ये ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। आगे देखते हैं। हाँ, आगे देखिए दिया है, यहाँ पे नोट कर लेंगे आप। क्या क्या दिया था आपका? छिपकली दिया था। छिपकली तो स्तनधारी में आएगा? नहीं आएगा कभी भी। तो ये तो पहले ही शुरू में ही कट जाएगा सब। मैंने पहले ही बताया कि छिपकली सरीसृप वर्ग में आएगा, रेप्टाइल जो रेंग के चलते हैं। तो हमारे राइट आंसर सीधे क्या हो जाएगा आपका? यही क्या होगा? सही, क्योंकि रेप्टाइल ए और सी में डी में दिया है, शुरू किया है। देखिए इसमें भी रेप्टाइल से शुरू था, ए वाले में भी देखे होंगे तो ए से शुरू था, तो वो तो गलत हो गया सीधे सीधे। तो ये क्या हो जाएगा? डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी ये डिटेलिंग आपका दिया ही है। अब देखिए नेक्स्ट क्या दिया है। नेक्स्ट आपका दिया है क्वेश्चन कि आर्यनाथ एक सपेरा है। क्या है? सपेरा है। और वह अपना वाद्य यंत्र बीन जो है बजाता है, जिससे सांप जो है वह आवाज़ सुन करके अपने शरीर के सिर को जो है इधर उधर घुमाता है। तो यह किस क्रिया के कारण होता है? यह किस अनुक्रिया के कारण होता है? तो जाहिर सी बात है, जो सांप होते हैं उनको कान तो नहीं होता है, वो एक संकेत है, एक ध्वनि की तरंगें होती हैं जिसके माध्यम से वो क्या करते हैं? आहट महसूस करते हैं चीज़ों का। तो इसमें ये दिया है कि बिन की मधुर गंध के कारण ये अपना सिर हिलाते हैं, तो ये गलत बात है। सांप का अपने बाहरी कानों से बिन द्वारा उत्पन्न ध्वनि सीधे सुन लेते हैं, कान होता ही नहीं है। सी है सांप की आँखों द्वारा बिन की गति का अनुसरण न करना, ये भी गलत बात है। और डी है बीन द्वारा उत्पन्न कंपनों का जमीन से जो है होकर जो संचरण होता है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या दिया है। 2 छात्राएं एक्स और वाई जो है क्लिनिकल विकृति रिपोर्ट नीचे दिए गया है। कहने का मतलब 2 देखिए स्टूडेंट है, छात्राएं हैं, आपको सरल भाषा में बता दे रहा हूँ। 2 लड़कियां हैं जिनके शरीर का जो है ब्लड टेस्ट होता है
तो उनका जो है ये दिखाता है कि उनके शरीर में हीमोग्लोबिन कितना है, खून की मात्रा कितनी है हीमोग्लोबिन की, और उनका उम्र दिया है। तो एक लड़की यक्स जो है वह 12 वर्ष की है और उसके शरीर में 10.5 ग्राम प्रति डेसीलीटर जो है क्या है, हीमोग्लोबिन है। एक तो ये हो गया। और दूसरा दिया है वाई जो लड़की है उसकी उम्र 10 वर्ष है और उसका जो हीमोग्लोबिन का स्तर है वो 12.5 ग्राम है। तो पूछा है कि अगर इन दोनों का अगर रिपोर्ट देखा जाए तो क्या निष्कर्ष निकालेंगे। तो रक्त की कमी को एनीमिया बोलते हैं और रक्तता बोलते हैं, आपको पता ही है। तो इसमें दिया है पहला ऑप्शन कि यक्स जो है आपकी क्या है, खून की कमी है यक्स में, जबकि वाई में नहीं है। वाई जो है क्या है, वाई में कमी है यक्स में नहीं है। या फिर दोनों रोगी हैं या फिर दोनों जो है स्वस्थ हैं। मतलब इसमें यही कह रहा है कि या तो यक्स में जो है ब्लड की कमी है हीमोग्लोबिन की, वाई में नहीं है, या फिर वाई में है कमी यक्स में नहीं है, या दोनों में कमी है या दोनों में नहीं है। तो एक का देखिए जो आपको दिया था जो है वो शायद 10.5 था, बोलिए कितना था, 10.5 था, और इसका कितना है 12.5 है। तो किस में खून की ज़्यादा कमी होगी। तो आपको पता होना चाहिए कि जो मेल में लगभग जो हीमोग्लोबिन की मात्रा होनी चाहिए वो 13 से 16 होनी चाहिए, 13 से एबव, और महिलाओं में 11.5 से ऊपर। ठीक है, तो ये तो पहले वाले का तो 10 है था, 10.5। तो यक्स में क्या है, खून की कमी है, जबकि वाई में क्या है, नहीं है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा सीधे सीधे। तो देखिए यहाँ से भी क्वेश्चन आपका साइंस से क्वेश्चन पूछा था। तो देख रहे हैं कैसे व्यवहारिक रूप से आपसे पूछा है क्वेश्चन का तरीका आपको मॉडल समझ में आ जाएगा कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए मिलान करने के लिए दिया है कि कहाँ पे क्या चीज़ें जो है फेमस हैं किस तरीके के। जैसे आप देखिए असम है, तो असम की बात करें तो असम में क्या फेमस है, लद्दाख में क्या फेमस है, हिमाचल प्रदेश में क्या है, राजस्थान में क्या है। तो देखिए अगर पत्थर के बने लकड़ी की बनी फर्श या फिर छतों की बात करें तो ये लद्दाख में होता है। कहाँ होता है, लद्दाख में, ये लद्दाख में होता है। मिट्टी के घर कटीली झाड़ियाँ तो ये राजस्थान में पाई जाती हैं, क्योंकि मिट्टी घर ताप से बचाते हैं जो धूप से। तो ये हो जाएगा आपका सीधे सीधे राजस्थान। फिर से मिला देता हूँ, इसी में घाउच पाउच हो जा रहा है, एक सेकेंड। कटीली झाड़ियाँ कहाँ लगाएंगे, राजस्थान। लद्दाख में क्या हो जाएगा आपका, मिट्टी से बने क्या हो जाएंगे, घर। ये लकड़ी की फर्शें और पत्थर के बने क्या हो जाएंगे आपके, घर। और देखिए क्या दिया है, पत्थर लकड़ी के बने ढालू छतें। देखिए जो रूफ होते हैं वो क्या होते हैं, ढालू नुमा होते हैं। तो ये कहाँ होता है, तो ये हिमाचल प्रदेश वगैरह में होता है, मनाली वगैरह में। ठीक है, कहाँ हो जाता है, मनाली में। मजबूत बांसों के बने ढालू छत तो ये आपके कहाँ होते हैं, ये असम में होते हैं, क्योंकि वहाँ बाढ़ वगैरह ज़्यादा आती है, पानी उनी की ज़्यादा समस्या होती है, नीचे पूरा पानी भरा रहता है, इसलिए जो है ऊपर जो है बांस का जो है वो बना करके उस पर घर बनाया जाता है। तो इस प्रकार से आप मिलान करेंगे, देखेंगे ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दे रहा है, एक दूसरे देश से एक नया छात्र अपनी कक्षा में शामिल होता है। कहने का मतलब कोई क्लास है और उस क्लासरूम में किसी दूसरे देश का लड़का आता है। ठीक है, अब जाहिर सी बात है वो दूसरे देश से आएगा तो उसमें कुछ ना कुछ विविधता होगी, उसका भाषा, उसका रहन सहन, उसका खान पान, उसका परिवेश। तो इसमें कह रहा है कि जब वह आपकी कक्षा में शामिल होगा नया बच्चा, जिसमें मुख्य रूप से स्थानीय छात्र शामिल हैं, तो आप इसे छात्रों को विविधता का महत्व सिखाने और समावेशन का निर्माण करने के अवसर के रूप में उपयोग करना चाहते हैं। इस उद्देश्य के लिए कौन सी क्रिया क्या होगी, बेहतर होगी। तो 4 ऑप्शन है, बताइए कमेंट बॉक्स में। अब देखिए इसमें कैसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपसे यही कह रहा है कि अगर कोई बच्चा जो है आपके क्लासरूम में आता है, वो बच्चा किसी बाहरी देश से आया है, तो अगर आप ये चाहते हैं, टीचर हैं, कि जो कक्षा का माहौल हो वो अच्छा बना रहे, वो सब घुल मिल के उन बच्चों के जो स्थानीय बच्चे हैं, पहले से बच्चे हैं, उनसे वो घुल मिल के रहे, समावेशन स्थापित कर सके, इसके लिए कौन सा जो क्रिया होगा, एक्टिविटी होगा, वो अच्छा होगा। पहला, स्थानीय छात्र नए छात्र को बताएं कि आपके क्षेत्र में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अब बताइए उनके क्षेत्र से क्या मतलब है, स्थानीय छात्र नए छात्र को बताएं कि आपके क्षेत्र में क्या करना चाहिए, ये तो गलत बात है सीधे सीधे। दूसरा है, प्रत्येक बच्चे के घर में प्रचलित व्यवहारों में समानताओं और अंतरों के बारे में बताना चाहिए। देखिए ये सही है, क्यों सही है
अब देखिए, जब बच्चा जो है अपने घर के बारे में, व्यवहार क्या अंतर होता है, क्या समानता होता है, उस बच्चे के बारे में बताएगा तो बच्चा भी उत्सुकता से क्या करेगा, सीखेगा अंतःक्रिया करके। तो ये चीज़ें आपकी सही हो गई। तीसरा दिया है, कक्षा को नए छात्र के देश के बारे में बताएं, जैसे कि लोग कैसे व्यवहार करते हैं, वे किसे महत्व देते हैं आदि। अब नए क्षेत्र के बारे में बताना तो है नहीं, आपको यहाँ वो बच्चा आया है तो यहाँ के बारे में बताना चाहिए, महत्व देना चाहिए, तो ये भी क्या हो जाएगा, सरासर गलत हो जाएगा। लास्ट है, कक्षा में प्रत्येक छात्र को दूसरे देश के बारे में अपने दृष्टिकोण और ज्ञान के बारे में बताएं। यहाँ ज्ञान की कोई बातें नहीं हो रही है, यहाँ समावेशन की बात हो रही है, कि तालमेल है, कि वो कैसे एक दोस्त की भांति रहे जो नया बच्चा आया है। तो जाहिर सी बात है, जब वो अपने परिवेश के बारे में, अपने घर परिवार समुदाय के बारे में बताएगा, रहन सहन के बारे में बताएगा, तब बच्चा उन चीज़ों को सीखेगा और आप क्या करेगा, सामंजस्य स्थापित कर पाएगा। नेक्स्ट देखिए, पूछा है आपसे क्वेश्चन की निम्नलिखित में से कौन सा जो अभ्यास है वह संरचनावादी दृष्टिकोण से सबसे अधिक मेल खाता है। देखिए, जो सीटेट का पेपर देंगे तो 4 ऑप्शन आते हैं, तो ऐसा नहीं है कि सब क्वेश्चन ऑप्शन गलत ही रहता है, उसमें आपको सबसे बेस्ट चुनना होता है। जैसे कि इसमें दिया है कि उनके अनुकूलन की पहचान करने के लिए जानवरों के कानों की तस्वीरों का उपयोग करना, क्या ये सबसे अधिक मेल खाता है? तो ये तो होगा नहीं हमारे हिसाब से। दूसरा देखते हैं, पास के बगीचे से विभिन्न प्रकार के पत्तों को तोड़कर उनकी रूपरेखा बनाना। तीसरा है, एक किले की विभिन्न संरचनाओं के उपयोगों की व्याख्या करने के लिए ग्राफिक आयोजन करना। या फिर विभिन्न देशों जिनके बारे में छात्रों ने सुना होगा पहचान करके ग्लोब का उपयोग करना। तो ये देखिए काफ़ी जो है इन तीनों में जो है अच्छा उपयुक्त विकल्प होगा, क्योंकि यहाँ पे रचनावादी संरचनावादी जो है दृष्टिकोण आपसे पूछा है कि सबसे अधिक मेल किससे खाएगा। तो जब बच्चा जब पूर्व ज्ञान से नए ज्ञान को आप जोड़ेंगे तभी क्या होगा, उसके जो है उसमें विकास होगा उसके ज्ञान में। तो पूर्व ज्ञान से नए ज्ञान को जोड़ना ये हो जाएगा इस तरह से। अगले क्वेश्चन की तरफ देखिए चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए पूछ रहा है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा सक्रिय शिक्षण में लगे छात्रों का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। सक्रिय शिक्षण का मतलब है कि एक्टिविटी हो रही है, करके सीखने के माध्यम से। तो पहला है, छात्र श्यामपट्ट पर लोगों द्वारा किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के कार्यों के बारे में अपने विचारों का मापन माइंड मैप बनाएंगे, क्या ये है सक्रिय शिक्षण? दूसरा है, 2-2 छात्र मिलकर फूल के उन विभिन्न भागों को सूचीबद्ध करेंगे जिनका उल्लेख ईवीएस पाठ्यक्रम में किया गया है, क्या ये है? पोचमपल्ली साड़ियों पर एक वीडियो देखने के बाद छात्र साड़ियों पर बने विभिन्न प्रतिरूपों के चित्र बनाएंगे, क्या ये है? या फिर छात्र इमारतों के निर्माण में उपयोग होने वाली विभिन्न प्रकार की चीज़ों के बारे में क्या करेंगे, श्यामपट्ट पर लिखी जानकारी को क्या करता है, लिखना। तो लिखना तो ये होगा ही नहीं। तो बचा है 3, इनमें सबसे बेस्ट कौन सा होगा? तो देखिए पहला ऑप्शन है कि छात्र श्यामपट्ट पर लोगों द्वारा किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के कार्यों के बारे में अपने विचारों का क्या करेंगे, चित्रण करेंगे, माइंड मैप बनाएंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है, निम्नलिखित में से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप की कौन सी विशेषता सबसे अच्छे तरीके से प्रदर्शित कर सकती है कि बिना बोले संचार कैसे किया जा सकता है। संचार का मतलब, कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि अपनी बात को दूसरे व्यक्ति के सामने प्रस्तुत करना, बताना, समझाना। तो कैसे समझाएंगे? और बिना बोले, आपको बोलना नहीं है। तो देखिए इसमें ऑडियो कॉल दिया तो ऑडियो में तो बोलेगा आदमी तभी, तो ये तो करता ही नहीं होगा। म्यूट बटन दबा देंगे, म्यूट बटन बंद हो जाता है आवाज़, तो उससे भी तो बात जब बंद कर देंगे तो कहाँ पहुँचेगी, किसी न किसी, चाहे इशारों के माध्यम से, चाहे कुछ लिख के, बिना बोले तक करेंगे तभी ना। अब देखिए वर्चुअल बैकग्राउंड, ये भी नहीं होगा। चैट में GIF माने गिफ, जो इमोजी वगैरह होता है, आप देखते हैं आप किसी को अगर इमोजी वगैरह भी जो है भेज देंगे तो उससे क्या होगा, बिना बोले जो है आप भावों को क्या करते हैं, दूसरों के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं अपने विचारों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है कि पाठशास्त्र में पर एक पाठ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा प्रामाणिक कार्य होगा। क्या छात्रों को वास्तविक सामग्री से सैंडविच बनाकर दिखाना, छात्रों से गेहूं के आटे से बने व्यंजनों की सूची लिखने को कहना। तो देखिए यहाँ पे लिखने का कार्य हो रहा है, ठीक है। तो लिखना क्या है, एक अच्छा काम तो है नहीं, निगेटिव टैग वर्ड है, तो लिखने को तो हम पहले ही काट देंगे, ठीक है।
अब देखिए यहाँ पे जो पहला ऑप्शन आपने देखा कि कक्षा में छात्रों को वास्तविक सामग्री से सैंडविच बनाकर दिखाना नहीं होता है, बल्कि वो बच्चे करके सीखेंगे तब अच्छा होगा। तो ये भी हमें लगता है हल्का ही है। देखते हैं फिर, अपने विद्यालय में आग रहित खाना बनाने के मेले का आयोजन करना, जहाँ छात्र व्यंजन बनाते और क्या है, बेचते हो। ये देखिए इसमें सक्रिय रूप से बच्चे हैं, कार्य कर रहे हैं और प्रमाणित भी हो रहा है। नेक्स्ट है कक्षा के बच्चों के लिए बगीचा बनाना, जहाँ सभी बच्चों को टमाटर मिर्च आदि उगाना। देखिए यहाँ पे जो है क्या कर रहा है, एक पाठ के संबंध में कौन सा प्रामाणिक कार्य होगा उसके बारे में है। तो प्रामाणिक कार्य में क्या आ जाएगा, आपका सी हो जाएगा। ये भी आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, देखिए इसमें देखिए दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शैक्षिक उद्देश्य ऐतिहासिक स्मारक विषय के लिए जो है विशिष्ट, मापने योग्य और प्राप्य है। कहने का मतलब कोई टीचर है और वो ऐतिहासिक स्मारक को जो है, चैप्टर को जो है पढ़ाना चाहता है, तो उसके लिए जो एक विषय के लिए जो विशिष्ट जो योग्यता है या मापन है वो क्या होगा पर्याप्त, और इसका उद्देश्य क्या होगा ऐतिहासिक स्मारक पढ़ाने के पीछे चैप्टर। विद्यार्थी को पता चल जाएगा कि अतीत में जो है स्मारकों के निर्माण के लिए पत्थर का उपयोग क्यों किया जाता था, क्या इसके लिए। छात्र ताजमहल की एक वास्तुशिल्प योजना को उचित पैमाने पर तैयार कर सकेंगे। छात्र गोलकुंडा किले के निर्माण में प्रयुक्त विभिन्न सामग्रियों को उनके उद्देश्यों के साथ आधार पर वर्गीकृत करेंगे। या फिर छात्र ऐतिहासिक स्मारकों के महत्व को पहचानते हुए उनको संरक्षित करने में मदद करेंगे। तो उद्देश्य टीचर का क्या है, क्या वो उस चीज़ को संरक्षित करेंगे महत्व को जान के, उनके हाथ में तो संरक्षण है नहीं। अब पर्यावरण रहता तो उसके अनुकूल वो करते। विद्यार्थियों को पता चल जाएगा कि अतीत में स्मारकों के निर्माण के लिए पत्थर का उपयोग क्यों किया था, क्या पत्थर की उपयोगिता बताने के लिए उन्होंने किया था, ये भी नहीं होगा। छात्र ताजमहल की एक वास्तुशिल्प योजना को उचित पैमाने पर तैयार करेंगे, तैयार करने के लिए भी नहीं है। उसका उद्देश्य क्या है पढ़ाने के पीछे, तो एक ऑप्शन ये मिल रहा है कि छात्र जो गोलकुंडा के किले के निर्माण में प्रयुक्त विभिन्न सामग्रियों को उनके उद्देश्य के आधार पर क्या करेंगे, अलग अलग वर्गीकृत कर सकेंगे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, प्रयोग के उपयोग से विशिष्ट निष्कर्ष प्राप्त करने का निम्नलिखित में से कौन सा सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। यह समझने के लिए कि कौन सा तरल तेजी से बहता है, प्रत्येक तरल की बूंद प्लेट पर डालना और प्लेट को तिरछा कर देना। तो जाहिर सी बात है, अगर आप निष्कर्ष निकाल रहे हैं, किसी चीज़ का उदाहरण दे रहे हैं, एग्जाम्पल दे रहे हैं कि तरल जो पदार्थ है वो तेज़ी से क्या करता है, बहता है, उसमें फ्लो होता है, और पानी हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ बहता है, ऊंचाई से नीचे की तरफ। तो इसको दर्शाने के लिए आप क्या करेंगे, एक बूंद जो है पानी जो है, फिर 2 बूंद प्लेट पे लेंगे और प्लेट को तिरछा कर देंगे, तो जाहिर सी बात है पानी गिर जाएगा नीचे। तो ये एक तरह से तो सर्वश्रेष्ठ उदाहरण लग ही रहा है। और देख लेते हैं उदाहरण, पता लगाने के लिए कि मानव आंख कितनी दूर तक देख सकता है, प्रत्येक छात्र को दूर से वर्णमाला पढ़ने के लिए कहना। कहने का मतलब ये दिखाने के लिए कि व्यक्ति जो है क्या कर सकता, कितनी दूर देख सकता है, इसकी जांच के लिए बच्चे को दूर से ही वर्णमाला पढ़ने के लिए कहना। तो ये तो गलत बात है, इससे तो होगा नहीं सर्वश्रेष्ठ उदाहरण। आपको बेस्ट चुनना है। कौन सी सब्जी जल्दी खराब हो जाती है, जानने के लिए यह गिनकर समझाना कि कौन सी सब्जी सड़ जाती है। तो ये भी गलत हो जाएगा। यह है जिले में अध्ययन यात्रा पर जाकर पानी के विभिन्न स्रोतों का पता लगाना। तो ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है सबसे क्या हो जाएगा, बेस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन पूछा है आपसे, ऋतुओं के विषय को प्रस्तुत करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आकर्षक या प्रारंभिक उदाहरण के रूप में सबसे अधिक क्या है, प्रासंगिकता है। कहने का मतलब जो ऋतुएं होती हैं उनके विषय को प्रस्तुत करने के लिए कौन सा जो है आकर्षक या फिर शुरू का जो है उदाहरण जो है सबसे अधिक क्या करेगा, प्रासंगिकता रखेगा। आपको यही बताना है। पहला दिया है कि तापमान, वस्त्रों, गतिविधियों, पौधों आदि के संदर्भ में ग्रीष्म और शिशिर जो है के बीच में अंतर का वर्णन करना। क्या ये सबसे अच्छा होगा ऋतुओं के बारे में। या फिर छात्रों को एक टोपी, एक बरसाती और एक स्वेटर दिखाना और उनसे पूछना कि उन्होंने इसमें जो है किसका उपयोग किया है इनमें से।
तो देखिए, अगर आप कोई उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं बच्चे के सामने जो है, तो उदाहरण तो सबसे बड़ी चीज़ है कि उदाहरण ऐसा हो जो उनके जीवन से जुड़ा हो, वो जो अपने जीवन में लाइफ में देखते हों या उसको यूज किए हों, वो होना चाहिए और उनके पूर्व ज्ञान से जुड़ा होना चाहिए ताकि उनको समझ में आए। तो ये तो अच्छा है कि भाई छात्रों को आप टोपी दिखाएंगे, फिर बरसाती और फिर स्वेटर, ये दिखाएंगे। और देख लेते हैं, छात्रों को सैर पर ले जाना, ये तो गलत बात है। छात्रों को सूर्योदय से सूर्यास्त और फिर सूर्योदय तक लोगों की गतिविधियों से समझ, ये तो वीडियो दिखाना है, ये गलत बात है। ये सही है कि हर मौसम के अलग अलग वस्त्रों या फिर इंस्ट्रूमेंट को टीएलएम को दिखाकर बच्चों से पूछना कि इन्होंने इसमें से कौन सा जो है क्या किया है, उपयोग किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षक खाद्य परिरक्षण की अवधारणा सिखाना चाहता है, कौन सी खाद्य सामग्री इस अवधारणा को समझाने के लिए सबसे अच्छी है? पापड़, चिप्स, दही, कच्चा आम। तो यहाँ पे देखिए आयोग ने 2 विकल्प सही माने हैं, पापड़ को भी और चिप्स को भी। देखते हैं, पापड़ और चिप्स जो है देखते हैं पैकेट में बंद आता है और उसका भी क्या होता है, एक टाइम पीरियड होता है। तो उसको कुछ ना कुछ चीज़ें उसमें मिला करके जो है, गैस वगैरह से नाइट्रोजन वगैरह है, ये सब भर के जो है उसको संरक्षित किया जाता है कि जल्दी वो सामान ख़राब ना हो। तो ये आपका 2 ऑप्शन क्या हो जाएगा, पापड़ और चिप्स सही हो जाएगा। दही और कच्चा आम तो ख़राब हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन प्रश्न इस अध्ययन के लिए क्या होगा, सर्वोत्तम परीक्षण करता है? क्या करता है, हम कोविड के प्रसार को रोकने के लिए मास्क का उपयोग करते हैं लेकिन मधुमेह के प्रसार को रोकने के लिए नहीं, क्यों? अब ये क्वेश्चन किस पे आधारित था, संक्रामक रोगों पे, कि कौन से रोग हैं जो एक दूसरे के संपर्क में आने से फैलते हैं और कौन है जो नहीं फैलते हैं। तो इसका अगर बच्चों को आपको समझाना है वायरस के बारे में, तो आप क्या उदाहरण लेंगे, किस उदाहरण के माध्यम से सबसे अच्छा जो है रहेगा जो बच्चों सीखेंगे? पहला है, हम कोविड के प्रचार प्रसार को रोकने के लिए मास्क का उपयोग करते हैं लेकिन मधुमेह के रोग को नहीं। कहने का मतलब, जब कोविड था तो कोविड के समय हम लोग क्या लगाते थे, मास्क लगाते थे। लेकिन अगर किसी को डायबिटीज़ है तो वो मास्क नहीं लगाता, क्या इस प्रकार का जो है प्रश्न पूछ करके। दूसरा है, यह कह करके यदि आपके माता पिता में से किसी एक को मलेरिया है तो स्वयं को इससे होने के जोखिम को कम करने के लिए आप क्या कर सकते हैं। और तीसरा है, स्वच्छ वातावरण बनाए रखने से आप किन रोग वाहक कीड़ों को रोक सकते हैं, या फिर जीवाणु और विषाणु से होने वाली विभिन्न प्रकार की बीमारियां कौन सी है। तो सबसे अच्छा उदाहरण क्या है, यही हो जाएगा कि भाई बच्चा समझेगा ना कि हाँ मास्क क्यों लगाते हैं, क्योंकि जो वायरस से रोग फैलता है उसके लिए हम लोग मास्क का उपयोग करते हैं, क्योंकि नाक से वो शरीर में जा सकता है, मुंह से। और जो संक्रामक रोग नहीं है, नहीं फैलने वाला है, वो इंटरनल बीमारी है आपके जो है, तो वो क्या होगा, इन चीज़ों के माध्यम से क्या करेगा, आसानी से समझ लेगा। और देख लीजिए क्वेश्चन पूछे गए थे। लास्ट क्वेश्चन है, सुश्री वैष्णवी समुदाय से प्राप्त उदाहरणों का प्रयोग करते हुए पर्यावरण में तेजी की अन्योन्याश्रितता का विचार सीख रही है। तो बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण जो है इस धारणा को समझने के लिए क्या है, सबसे उपयुक्त है। तो पहला है खेल का परित्यक्त मैदान, दूसरा है आपका कूड़ा एकत्र करने की ज़मीन, तीसरा है पुलिस थाना और चौथा है नाई। तो देखिए जो नाई है उस पर हम लोग क्या करते हैं, डिपेंडेंट रहते हैं बाल वाल कटवाने के लिए। तो क्या हो जाएगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए, ये था आपके 30 क्वेश्चन, हिंदी हम करवाई दिए हैं आपको। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, नए सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।